हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 06 के नाम से। ठीक है। आप सभी को पता है कि कुछ समय से इनकी एक सीरीज चल रही है लाइव टेस्ट की, अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है, उसी सीरीज का ये 6th मॉक टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले की मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। तो उन सभी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सभी जितने भी हमने 12th लेवल के एनटीपीसी के मॉक टेस्ट लगाए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है जी। बाकी आप सभी को पता होगा, एक जानकारी हमने भी वीडियो बनाई थी, आपको पता चल गया होगा कि वो जो पैटर्न है, एनटीपीसी का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। उसमें सेक्शन वाइज डिवाइड होके चीज़ें आएंगी अब। तो और भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो सभी आपको मैंने कल वीडियो बना के जानकारी दे दी थी। तो उसी नए पैटर्न पर, नए इंटरफेस पर आधारित एक और मॉक टेस्ट इन्होंने अपलोड किया था कल रात को 8 बजे। ठीक है, ये अभी मैंने देखा। तो इसका भी सॉल्यूशन हम शाम को 5-6 बजे के आसपास तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टाइम मिलेगा जैसे ही तुरंत इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे, है ना। तो अभी देखेंगे हम किसका, अल्टीमेट लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि कल से चल रहा है ना। ये कल 30 जुलाई से चल रहा है और आज ये रात 9 बजे तक अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन पहले देखेंगे, उसके बाद उस दूसरे वाले मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए शुरू हो गया। तो अगर आप भाई इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में वीडियो पॉज करके इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेना। हम देखेंगे इसका मेनली हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और दो महिलाएं मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो चार पुरुषों द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो पहले ना इनकी एफिशिएंसी निकाल लो जो दे रखे हैं। जैसे एक लड़का, एक बॉय 20 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है इनका। और एक महिला, है ना, एक वुमन, या डब्ल्यू और बी से मान लो आप इसको। ठीक है, एक बॉय और एक वुमन, दो वुमन 30 दिन में काम कर सकते हैं तो एक वुमन 60 दिन में काम कर देगी, पूरा कंप्लीट, है ना। तो एक वुमन 60 दिन में काम करती है। तो इनकी एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे, सॉरी यार थोड़ा सा गला खराब हो रहा है तो थोड़ा कॉपरेट करें। तो 60, अगर इसका टोटल वर्क आ गया, एलसीएम 60 आ गया, तो 60 एकम 60, 20 दिया 60। तो एफिशिएंसी इनकी कितनी आ गई, 3 और 1। ठीक है, एक लड़के की एफिशिएंसी 3 है और एक महिला की एफिशिएंसी 1 है। अब इसने क्या बोला था शुरू में कि एक पुरुष और एक महिला, तो एक मेल प्लस एक वुमन, ऐसे लिख देते हैं, एक मैन और एक वुमन मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा करते हैं। तो अगर हम देखें, मैन प्लस वुमन और एक वुमन प्लस एक बॉय। ठीक है, अगर इसको टाइम की बात करें तो एक पुरुष और एक महिला को एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में, तो अगर महिला और लड़का मिलकर 2 दिन लेते हैं तो ये दोनों एक ही दिन लेंगे, आधा समय लेते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। भाई समझो इस चीज़ को। इसने कहा पुरुष और महिला मिलकर एक काम को
पुरुष और महिला मिलकर एक काम को एक लड़का और एक महिला जितना समय में करते हैं ना उससे आधे समय में कर देते हैं। अगर ये दोनों 2 दिन में कर रहे थे तो इन्होंने एक दिन में कर दिया, तो ये टाइम का रेशियो है। तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो देख लिया, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी पता किस किस की है, एक बॉय और एक वुमन। तो एक बॉय की कितनी है एफिशिएंसी, 3 है, और वुमन की कितनी है, 1 है। तो यानी इनकी टोटल एक्चुअली में मिलाकर कितनी है, 4 एफिशिएंसी है। और हमने माना कितना है यहाँ पे, 1 माना है। तो इस 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 4 है, तो 2 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पे, पूछा कितने, 4 पुरुष, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। देखो वुमन की एफिशिएंसी कितनी, 1 है, तो अगर वुमन की एफिशिएंसी 1 है और इन दोनों के मिलाकर 8 एफिशिएंसी है, तो मैन की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। एक आदमी 7 काम करता है एक दिन में, ठीक है। टोटल वर्क कितना आया था हमारा, 60 आया था। तो 4 पुरुष, अगर एक आदमी 7 काम करता है तो 4 आदमी कितने काम करेंगे, 28 काम करेंगे। और टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो 60/28, तो 4 7 28, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 7 दूनी 14 पॉइंट 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, चौक 28, 2.14 डेज लेंगे, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके समझा दिया इसको, देख लेना अगर दोबारा नहीं समझ में आया तो, ठीक है। कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है, शास्त्रीय द्रविड़ भाषा। अगर हम द्रविड़ भाषा की बात करें ना तो साउथ की होनी चाहिए। और आप देखें उड़िया साउथ की नहीं है, गुजराती नहीं है, बंगाली नहीं है, तमिल साउथ की भाषा है। तो हमारे हिसाब से तो तमिल होनी चाहिए शास्त्रीय द्रविड़ भाषा। क्वेश्चन मार्क पे क्या है ये बताना है आपको। तो ये -1, सॉरी +1, यहाँ पे -8, यहाँ पे। अब जैसे मेरे को 1 और 8 एक साथ दिखाई देता ना तो मेरे को 1 की क्यूब और 2 की क्यूब समझ में आता है तुरंत, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, 82 से 109, तो 109 और 82, 7, तो 27, देखा। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, अब 4 की क्यूब माइनस हो जाएगी, 64। तो इसमें से 64 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 45। तो 4 की क्यूब माइनस हो गया, 5 की क्यूब प्लस हो जाएगी, +125। तो कितना हो जाएगा, 125 और 45, 170, ठीक है। आसान सा सवाल। ये क्या हुआ भाई। कौन सा पारंपरिक हिमाचली रंगमंच ग्रामीण जीवन को प्रतिबिंबित करने के लिए हास्य और व्यंग्य का उपयोग करता है। तो हिमाचली रंगमंच बताना है आपको कौन सा है। देखो नौटंकी तो यूपी का है, आपको पता है सबको। ठीक है, कार्याला भावई राजस्थान का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वांग भी यूपी राजस्थान हरियाणा यहाँ का है। तो एक ही ऑप्शन बचा, हिमाचल का आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बट ये तीनों तो पता है ना, तो बस एलिमिनेशन से आप यहाँ तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और ए की आय बी की तुलना में 10% अधिक है। तो ए की आय बी की तुलना में 10% अधिक है, यानी कि बी का 110% है, यानी कि 11/10 है। तो 10 ए बराबर 11 बी आ गया, ये 10 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। ठीक है, बी की आय सी की तुलना में 20% कम है, तो बी की आय बराबर है सी की तुलना में 20% कम, यानी कि सी का 80%, यानी 4/5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 बी बराबर 4 सी, ठीक है। बी की आय सी की तुलना में, बी की आय सी की तुलना में 20% कम है, यानी कि 80% है, ठीक है। ए बी सी की आय का अनुपात बताना है कितना होगा। तो भाई रेशियो में कन्वर्ट कर लो। अब देखो ए और बी का रेशियो आपको पता है, ए के सामने क्या है 11, बी के सामने क्या है 10। तो ए की वैल्यू 11 या 11 का मल्टीपल आएगी, तो ये तो खत्म। बी की वैल्यू 10 या 10 का मल्टीपल आएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब सी को देखो, बी और सी का रेशियो देखो, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। तो बी और सी का रेशियो 4/5 होना चाहिए। तो देखे देखा यहाँ पे देखो, 4 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो इसका रेशियो ये है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार, बोनेट और बोट किससे संबंधित है। कार में बोनेट होता है, तो बोट में क्या होता है भाई। नो आइडिया।
इसमें तुक्का मारें क्या? तुक्का भी क्या ही मारोगे इसमें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम छांटना है आपको, ऑड वन आउट छांटना है, ठीक है। तो ऑड वन आउट, वृक्ष, जड़ी बूटी, फूल, झाड़ी। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। वृक्ष, जड़ी बूटी, फूल, झाड़ी। झाड़ी। वृक्ष और झाड़ी। वृक्ष और झाड़ी तो एक तरह के प्लांट ही है ना। ये बड़ा प्लांट है, छोटी झाड़ियाँ हैं। जड़ी बूटी भी एक तरह का प्लांट ही टाइप का हो जाएगा ना। फूल अलग हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि ये तीनों एक ना किसी तरीके से एक प्लांट ही है। तो फूल अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह। कोल विद्रोह, बूदू भगत। ठीक है, ये सही है। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बूदू भगत और बाकी सबने किया था। ताना भगत आंदोलन का सिद्धू कानू। सिद्धू कानू ने तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था ना। तो ये गलत होना चाहिए आई थिंक। मुंडा का बिरसा मुंडा है, ठीक है। तो सी वाला गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी का प्रकार बाजार में उपलब्ध नौकरी और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होता है? तो ये बेरोजगारी होती है संरचनात्मक, ठीक है। आपको पता है बेरोजगारी का ये सवाल बार बार आ रहा है, सेम सवाल रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाइए और सभी तरह की बेरोजगारी, जितनी भी बेरोजगारी है ना, सभी तरह की बेरोजगारी लिखिए। उनकी डेफिनेशन एक एक करके लिख लीजिए। 6 या 7 प्रकार की बेरोजगारी हैं, उन सभी की डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। टाइम मिलेगा तो कभी मैं लिखवा दूंगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित मंगोल नेताओं सेनापतियों में से किसने शांति वार्ता के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के पास दूत भेजे थे? मंगोल नेताओं में से किसने शांति वार्ता के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के पास दूत भेजे थे? यार तुगलक के पास भी दूत भेजे थे क्या किसी ने? नो आइडिया। अब इसमें सी के साथ जाते हैं, चलो इसमें सी तो लग नहीं रहा, लेकिन मंगोल, तो बी के साथ चले जाएं। बी के साथ चले जाते हैं क्योंकि सी तो मंगोल लग नहीं रहा। विद्युत ऊर्जा सम्मेलन इलेक्ट्स कोरिया 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? करंट अफेयर का है क्वेश्चन, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? दीन ए इलाही आप सभी को पता है अकबर द्वारा स्थापित धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के जो हेड होते थे वो सब बातचीत करते थे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे ये संबंधित है, तो इससे क्या संबंधित होगा ये बताना है आपको। अगेन आपकी अप्रोच क्या रहेगी, फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक और फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक। तो एफ से पी, तो एफ से पी काफी ज्यादा गैप हो गया, तो एक बार फर्स्ट से लास्ट का देख लो। ज्यादा गैप हो ना तो उसको एक बार स्किप करके दूसरे ऑप्शन पे जाया करो आप, ठीक है। तो एफ से डी, डी ई एफ -2, एम एन ओ -2, जे के एल -2, बी सी डी, सी डी ई, पी क्यू आर, ठीक है। इधर से ऐसे करके प्लस प्लस टू टू चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें, अगर ये डॉलर है तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो -2 होना चाहिए साइड में, तो बी आएगा, है ना। बी सी डी ऐसे हो गया। उसके बाद क्या आएगा? ओ, ओ के लिए एम आएगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म, एम आ गया। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूँ ना, जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा मेरी नज़र गई शुरुआत में, है ना, यहाँ पे तो सब सेम है। तो मैं शुरुआत से देख लेता हूँ ना अब। शुरुआत में कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से है पी क्यू आर सी डी ई ऐसे है ना। तो लास्ट वाले से देख लेता हूँ आर, तो पी है यहाँ पे, पी क्यू आर आएगा। ए कब आएगा? जब यहाँ पे वाई होगा, तो वाई जेड ए, है ना। तो ये जेड भी खत्म, दो ही ऑप्शन हमारे पास थे, तो एक ऑप्शन बचा। इतनी मेहनत करने से बच सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरोजगारी नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित। ओह माय गॉड, अभी तो सेम, नहीं सेम नहीं आया था, दूसरा सवाल आया था, बेरोजगारी से संबंधित ही आया था ना अभी। बेरोजगारी नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में होता है। जब व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में होता है तो इसको हम कहते हैं प्रतिरोधात्मक। प्रतिरोधात्मक, या फिर इसी को हम कहते हैं आपका घर्षण।
बेरोजगारी, ठीक है, जो कि इसमें ये ऑप्शन ही दिया, घर्षण दिया हुआ है। देखो मैं ना आपको एक बार समझा देता हूँ। ये ना 6-7 प्रकार की बेरोजगारी होती है। काफ़ी टाइम है यहाँ पे, तो बहुत टाइम मिलेगा, एनटीपीसी में 90 मिनट है, ठीक है। 2-3 मिनट में समझा सकता हूँ। तो देखो, एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे पहले, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं, ठीक है। जितनी लोगों की आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक लोग होंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि, ठीक है, जैसे कृषि में होता है, ठीक है। ये होगी एक प्रकार की बेरोजगारी। दूसरी में आप कौन सी होती है, मौसमी, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी में आप सभी को पता है, मौसम के हिसाब से, है ना, मौसम के हिसाब से रोजगार मिलना। जैसे कटाई का मौसम होता है ना, गेहूं कटते हैं तो उन लोगों को रोजगार मिलता है। बाकी समय वो क्या कहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। और तीसरी अभी हमने देखी, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। संरचनात्मक में क्या होता है, ये राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं आ रही है। संरचनात्मक में क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था ना, बाजार में उपलब्ध नौकरी और श्रमिक, श्रमिकों के कौशल के बीच असमानता, कौशल के बीच असमानता। थोड़ा राइटिंग ऐसी आ रही है, समझ लेना बस, है ना। फोर्थ नंबर प्रच्छन्न हो गया, मौसमी हो गया, संरचनात्मक हो गया। एक होती है चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी जो है वो मोस्टली मंदी के दौरान आएगी। और ये, इसकी दो विशेषताएं होती है, एक तो मंदी के दौरान प्लस, और ये कहाँ पे मिलेगी आपको, अधिकांश ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में मिलेगी, ठीक है। मोस्टली ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में आपको देखने को मिलेगी। फिफ्थ होती है आपकी तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी का मतलब होता है जब कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, टेक्नोलॉजी में चेंज से बेरोजगारी आ जाए, है ना, कोई नई तकनीक आ गई जिससे काफ़ी सारे लोगों को निकाल दिया गया, ये। और 6 नंबर की बेरोजगारी यही वाली है, ठीक है। कौन सी, घर्षण इसको कहते हैं। जब नई नौकरी की तलाश में हो, इस वाली बेरोजगारी को अच्छा माना जाता है इकॉनमी के लिए, क्योंकि लोग क्या है, बेहतर की तलाश में है, यानी कि इकॉनमी में क्या है, अवसर हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो इस बेरोजगारी को अच्छा माना जाता है। तो ये 6 प्रकार की बेरोजगारी है। एक और शायद होती है असुरक्षित करके होती है एक, असुरक्षित, ठीक है। तो ये सारी बेरोजगारी इंपॉर्टेंट थी, इसको आप अच्छे से देख लेना, है ना। आगे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पिछली बार भी आए थे 2-3 सवाल लगातार, इसमें 2 सवाल लगातार आ गए, इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द इसको प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। लिख लो भाई, TAN। अच्छा, ये लिखने की आपको जरूरत है नहीं वैसे, बट मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ कि आपको एग्जाम में टाइम अच्छा खासा है, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है। कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहा, एक, दो, और किसी का है क्या, नहीं। तो दो दो चीज़ें ऐसे, दो अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, ठीक है। चलिए, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा जिसे 15, 18, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 9 प्राप्त होता है, ठीक है। और वह 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले क्या चीज़ देखनी है आपको, वो छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या। तो एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाज्य हो, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपका 15, 18 और 27 का एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जो तीनों से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हर बार क्या करेगी, वो 9 से शेषफल छोड़ेगी, तो इसके एलसीएम में 9 प्लस कर देना, क्योंकि किसी से विभाज्य करोगे उसमें 9 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम देखो कितना हो जाएगा। मैंने कहा 27 एलसीएम मैंने मान लिया, तो ये 9 तिया 27 हो गया। 9 दूनी 18 होता, तो 9 है इसमें, 2 नहीं है तो मैंने 2 लगा दिया इसमें, 9 दूनी 18, 15। तो 15, 3 पंजे 15 होता है, तो 3 हैगा लेकिन 5 नहीं है, तो मैंने 5 लगा दिया इसमें, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 270 इसका एलसीएम आ गया। प्लस अगर मैं 9 इसमें प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 279, एक सबसे छोटा नंबर हो जाएगा जो इन तीनों से विभाजित होगा, प्लस 9 शेषफल छोड़ेगा। बट इसने एक शर्त ये रख दी कि वो 11 से पूर्णतः विभाज्य भी होना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होता है, इस सवालों में ऐसे मान लो K+9, ठीक है। यहाँ पे K का वो मल्टीपल आना चाहिए जिसको रखने पर ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। जैसे मैंने K को 1 रखा तो 279 हो गया। अभी 11 से विभाज्य है क्या, 9 तो 11 नहीं। अब K को 2 रखना पड़ेगा आपको, तो ये 540 प्लस 9 यानी कि 549 हो गया। तो 9 5 14 में से 4 गया 10, ये भी विभाज्य नहीं है 11 से, तो 3 रखो, तो 810, 27 थी 81, 810 प्लस एक, ये 9 8 17 में से 1 गया 16, ये भी विभाज्य नहीं है।
तो 27 चौका 4 सत्ते 28 यानी 8 2 10, 108 है ना। तो 1080 हो गया, प्लस 9 तो 1089 हो गया, तो 9 और 8 और 1 9, तो 1089 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको मिल गई, 11 से विभाज्य है। इस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली संख्या कौन सी आ गई, 1089। तो पूछा गया है इसने योगफल बताना है इसके अंकों का, तो 9 और 9 18, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। समझे, इस तरह से इन सवालों को करना होता है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताना है आपको, एच से ओ, एच से ओ, तो आप ऐसे लिख लो ना, 8 15 और वी टी यू वी 22, उसके बाद 3, तो 8 और 7 15 और 7 22, 22 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो 4 और 3 7, ये सही है, प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 क्या होता है, जे होता है। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। एस से एल, तो एस क्या होता है, 19 है ना। अरे यार क्या हो रहा है ये, एस होता है 19, उसके बाद एल के एल 12, उसके बाद 5, उसके बाद 24, ठीक है। तो यहाँ पे -7 हो रहा है, -7 हो रहा है, -7 हो रहा है, ठीक है। 25 26, अब यहाँ पे -7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना। सॉरी 17 ही आएगा ना, 3 और 4 17, हाँ 17 आएगा। बट 17 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक, -7 करना है ना, 7 और 1 7, 17 आना चाहिए। SLEX, ठीक है। अच्छा क्यों यहाँ पे सेकंड नंबर पे आना चाहिए ना, मैं लास्ट में देख रहा हूँ यार। तो फोर्थ नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखो, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखो, बट मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसने अरेंज किया हुआ है इसको, है ना। आप देखो, अरेंज कर रखा है इसने इधर उधर से, है ना। देखते ही पता चल जाता है जब इसने शफल किया होता है ना अल्फ़ाबेट्स को, तो आप देखेंगे ना, देखते ही आपको पता लगने लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। तो आप एक बार इसको चेक करिए, शफल कर रखा है तो एम कहाँ पे, यहाँ लिखा है, ई यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसे शफल नहीं किया हुआ। मुझे यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है और यहाँ टी, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो शफल नहीं किया हुआ इसने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इसने लास्ट मतलब शुरू से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को इसने अवरोही क्रम में लिख दिया, घटते हुए क्रम में लिख दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, है ना। बाकी तो सारी वही चीज़ें, टी हैगा इसमें, एम 2 बार हैगा, एल बिल्कुल। तो भाई इसमें अब क्या करना है आपको, ऑप्शन में चेक करना है लास्ट से यहाँ तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो सी डी ई, ये तो वी नहीं आएगा पहले, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, सी डी ई पहले आना चाहिए तो ये गलत, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ये गलत हो गया, ठीक है। आर पहले आना चाहिए था वी, तो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें, है ना। ये चीज़ें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे, है ना। देखते ही आपको पता लगेगा कि ये शफल किया हुआ है। देखो इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अगेन फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक आपको चेक करना है। तो एन से ओ +1, ई से पी, तो बहुत बड़ा गैप हो गया, तो अगेन जैसे बहुत बड़ा गैप दिख जाए तो आप शफल कर जाओ दूसरी तरफ। तो एन से ओ तो +1, ई से एफ +1 W X TUOPNO, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट पे +1 हो रहा है तो जेड से ए आएगा लास्ट में, ये ऑप्शन खत्म। और फिर वाई से जेड आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश संसद कहलाती है, बांग्लादेशी संसद को क्या कहते हैं भाई। पार्लियामेंट तो इंडिया और ब्रिटेन में कहते हैं। जातीय संसद कहाँ कहते हैं, डाइट जापान की संसद होती है। कांग्रेस किसकी है, USA की, ठीक है। जिसमें एक सीनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये सब कर दो विभाजन होते हैं, ठीक है। तो एक ही बचा, बट ये शब्द अलग सा लग रहा है थोड़ा, जातीय संसद। जातीय संसद भी हो सकता है क्या, वैसे 3 ऑप्शन मेरे को लग ही रहे हैं, अब सेकंड ही अलग लग रहा है, लेट्स सी। उडप्पी में आखिरी माओवादी लक्ष्मी के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया। नक्सल मुक्त कौन सा राज्य हो चुका है भाई, नक्सल मुक्त, केरल महाराष्ट्र तेलंगाना, उडुपी,
उडुपी, उड़प्पी या उडुपी क्या लिखा है, या उडुपी लिखा है शायद। तो ऐसा तो साउथ में ही नाम मिलेगा, तो महाराष्ट्र तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो केरल में अट्टम वट्टम ऐसा करके कुछ मिलता है, तो शायद ये भी ना हो। आई थिंक कर्नाटक या तेलंगाना में से एक होना चाहिए, तो हम तेलंगाना के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, बंदा बहादुर। ठीक है, आसान सा सवाल है, काफी बार पूछ चुके हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभियांत्रिकों को दर्शाती है जो बाहर काम करते हैं और चलचित्र देखते हैं? ये काम मत करो भाई, चलचित्र मतलब सिनेमा वगैरह होगा। ठीक है। अभियांत्रिकी को दर्शाती है, अभियांत्रिकी को कौन दर्शाता है? वर्ग। तो ये अभियांत्रिकी को दर्शा रहा है। और आयत जो उन दोनों बाहर काम करता है, और त्रिभुज जो चलचित्र देखता है। तो आयत और त्रिभुज दोनों का संगम कहाँ पे हो रहा है? 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दें उस हिसाब से लगाना है। तो ऑप्शन से चलिए, 2 और 4 में से पहले कौन आएगा ये चेक करो। 2 और 4, O B E और वाई, वाई पहले आएगा या डी पहले आएगा? तो 4 पहले आएगा, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद 2 आएगा, चेक ही मत करो। फिर 1 और 3 में से पहले क्या आएगा ये चेक करिए। तो 1 और 3 में से पहले क्या आएगा? O B J या OBL, JKL। तो पहले एक आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, 1 और 3 में से हमने देखा, तो पहले क्या आया? OBJ आएगा, है ना, ये ऑप्शन खत्म। अब देखना यहाँ पे एक एक है। अब 3 और 5 में से पहले क्या आएगा ये बताना है। 3 और 5 में से इन दोनों में से पहले कौन आएगा ये बताएं। तो OBLI, OBLIGATI और O, ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेशन। तो टी के बाद आई आना चाहिए पहले या ओ आना चाहिए? तो आई आना चाहिए, IJKLMNO। तो आई के काफी बाद आता है ओ। तो पहले 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो 5 दिन कार्य करते हैं, और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। आर शेष कार्य अकेले 10 दिनों में पूरा करता है। तो आर अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है? देखो भाई, पी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लो, इनका एलसीएम 60। 60 एकम 60, 20 या 60। इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 1। एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 दिन तक एक साथ काम करेंगे, तो एक दिन में मिलकर एक साथ 4 काम करते हैं। तो 5 दिन में ये 20 काम कर लेंगे एक साथ। बचा काम कितना? 40 काम बचा। 60 में से 20 काम हो गया, 40 बचा। इस 40 काम को आकर आर जो है वो शेष काम को 10 दिन में कर देता है। तो 40 काम 10 दिन में कर रहा है आर, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है। आर एक दिन में 4 काम कर रहा है, वो कह रहा है पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में पूरा कर देगा? 15 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या है? अब ये तो सबको ही पता होगा, जो भी थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखता है उसको पता ही होगा, है ना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, नहीं वो बॉर्डर गावस्कर नहीं, दूसरा नाम था ना इसका कुछ। उसको चेंज करके अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया है। ठीक है, जिसमें अभी इंडिया 2-1 से पीछे चल रही है। 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं। लास्ट वाला जो था वो आपको पता है ड्रॉ हो गया था। उससे पहले जो है सिराज आउट हो गए थे ना लास्ट में। देख ही रहे होगे आप टेस्ट मैच। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉप को ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले आप फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है? 4 है। तो 4 को ये कैसे लिख रहा है? 17 या 1? कुछ लिंक दिखाई दे रहा है? आर कितना होता है? 18 होता है। तो 18 को कैसे लिखेगा ये? नहीं लिख सकता। फर्स्ट से फर्स्ट को तो नहीं दिख रहा, फर्स्ट से लास्ट को देखो, डी को या तो 80 या 0। तो 0 तो नहीं लिखा जा सकता। फिर आर 18, 18 का 8, 15, 20, 16। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का तो भाई इसमें कोई भी लिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो रेंडमली चेक करें, तो इसमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है। तो रेंडमली कैसे चेक करेंगे? अपोजिट का भी सीन नहीं दिख रहा। 23 अपोजिट होता है। 3 2 5, आर 18 और 9।
अपोजिट 9 हो गया तो इसका भी सीन नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको फर्स्ट से फर्स्ट फर्स्ट से लास्ट का सीन ना दिखाई दे, मतलब लॉजिक ना दिखाई दे, और फिर रैंडम लॉजिक भी ना दिखाई दे, अपोजिट का भी नहीं दिखाई दे रहा, तो अब इसमें एक लॉजिक और दिखाई देता है, वो मल्टीप्लिकेशन का। उसको देख लेते हैं, जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, बट थोड़ा स्मार्टली चेक करते हैं। तो डी 4 हो गया, आर 18 हो गया, ओ 15 हो गया, और क्यू 16 हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ना स्मार्टली काम करना है, इसमें पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता। ठीक है, कैसे कि जीरो हटा दो, पहले एक 10 को बाहर निकाल दो इसमें से। जैसे मैंने क्या किया, 5 को बाहर निकाला, इसको 5 × 3 लिख दिया, तो इसमें से 5 निकाल के मैंने यहाँ लिख दिया, और इसमें से 2 निकाल लो, 2 × 9 हो गया, तो इसमें से 2 निकाल के यहाँ रख दिया। तो 5 और 2 मैंने अलग से लिख दिया, तो यानी कि एक जीरो हो गई। तो यहाँ से एक जीरो हटा दी मैंने, 10 हटा दिया, एक जीरो हटा दिया। अब यूनिट डिजिट से मेरे को देखना है कि 8 कैसे, अगर इसका 8 यूनिट डिजिट आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका ही लॉजिक लग रहा होगा इनटू का। ठीक है, और कुछ इसमें बचता नहीं है। तो देखें, इसमें से मैंने 5 हटा दिया है, इसमें से मैंने 2 हटा दिया है। तो लॉजिक कह रहा हूँ, यूनिट डिजिट चेक करो आप। ठीक है, 6 × 18 8, 8 × 8 = 64, 4 4 × 16। तो यूनिट डिजिट नहीं दिख रहा है इसमें, तो कैसे होगा फिर? 6 × 18 8, अच्छा सॉरी, ये 9 नहीं है ना, 9 का तो 9, सॉरी 18 का तो 9 बचा है ना बस। एक सेकेंड, इसको मिटा दो, जो जो चीज़ें हमने हटा दी यहाँ से उसको मिटा दिया मैंने। ठीक है, अब इसको नहीं चेक करना है, इसमें केवल 9 और 3 बचा है। तो 6 × 18 8, 8 × 72 2, 2 चौक 8, दिख गया यूनिट दिख गया ना? बिल्कुल सही। तो यानी कि इसमें इनटू का ही लॉजिक है। ठीक है, अब और कुछ चेक ही मत करो, जब इस तरह से और दूसरा लॉजिक नहीं लग रहा तो इनटू का लॉजिक। अब इसमें चेक करो, लाइक में, इसको हटाते हैं, लाइक में चेक करते हैं। अगेन देखो, यहाँ पे सब में ऑप्शन में जीरो जीरो है, बट देखो सेकंड वाला ना सबका अलग है, सेकंड वाला सबका अलग है, यानी कि यूनिट डिजिट से वो कह रहा है एग्जामिनर की निकालो भाई। तो एल कितना होता है? के एल 12, 9, और के 11 × 5। अगेन इसमें से 5 और 2 निकाल दो, 10 निकाल के जीरो हट जाएगी। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, इसको 6 दूनी 12 लिख दिया। तो ये 2 यहाँ से गायब, और ये 5 यहाँ से गायब। ठीक है, 5 और 2 यहाँ लिख दिए, 10 बन गया, खत्म। ये 12 खत्म। अब देखो, 6 × 54 4, 4 × 4, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है स्मार्टली इन चीज़ों को। बेशक मेरे को समझाने में इतना समय लगा है, बट आपको करने में बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। एक फूलों के बगीचे में 3 प्रकार के फूलों के पौधे हैं, जैसे कि 38 गुलदावदी, 114 चमेली, और 76 सूरजमुखी। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। ज्ञात करने के लिए एक पंक्ति में एक प्रकार के फूलों के पौधों की संभावित संख्या होगी। न्यूनतम पंक्तियां बतानी है, कम से कम पंक्तियां ज्ञात करने के लिए। पंक्तियां नहीं बतानी है, वो कह रहा है कि अगर मेरे को न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करनी है तो एक पंक्ति में एक प्रकार के फूल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो जहां पे भी आपको अधिकतम संभावित बोले ना, एक प्रकार के फूलों के पौधों की संभावित संख्या, तो न्यूनतम पंक्तियां यानी कम से कम पंक्ति चाहिए, तो एक में अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इसमें एचसीएफ देख लो, बाकी ना ये सब ना एचसीएफ एलसीएम से ज़्यादा ना कॉमन सेंस से हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा 38 है, ये 114 है, ये 76 है। ठीक है, उसने कहा कि एक पंक्ति में कितना हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ सबसे छोटी संख्या कितनी, 38 है। 38 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता एक पंक्ति में, है ना भाई? 114 हो गई एक पंक्ति में, तो फिर 38 वाली पंक्ति में कहाँ से आएगा? उसने कहा एक ही प्रकार का फूल होना चाहिए एक पंक्ति में। ठीक है, तो भाई इसमें अगर 38 है तो इसमें 38 का मल्टीपल होना चाहिए। 38 का मल्टीपल है क्या? अब मेरे को ये चीज़ दिखा दे रही है कि 19 दूनी 38, ये 19 दूनी 38 है, ये 19 छिक्का 114, ये 19 चौका है। ठीक है, तो ये हो गया 19 दूनी, अब 2 इधर चला गया 3, यानी कि 38 × 3। और यहाँ पे क्या है, 2 इधर चला गया, 38 × 2। तो ये सारे 38 38 की लाइन लगा लेंगे। इसमें एक लाइन लगेगी, इसमें 3 लाइन लगेंगी, इसमें 2 लाइन लगेंगी। अगर पूछता कि लाइन कितनी बनेंगी, तो 3 2 5 और 1 6 बनेंगी। और मैक्सिमम 38 38 में बिठाए जा सकते हैं, मैक्सिमम 38 से ज़्यादा तो नहीं बिठाए जा सकते। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 38 से आंसर नहीं आता, इस ये 38 में स्प्लिट ना होता, है ना, यहाँ पे 95 होता मान लो, तो इसमें फिर हम 38 का मल्टीपल, मतलब 38 का दूसरा फैक्टर देखते हैं ना। यहाँ पे ऑप्शन से देख लेते हैं, जैसे 19 है 38 से छोटा, तो फिर 19 से विभाजित करते, तो 19 पंजे 95 हो जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो फिर 19 हो जाता है आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको स्मार्टली आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम एचसीएफ हमेशा ऐसे सोचो आप। सुधांशु कोकिला से उतना बड़ा है जितना वह प्रवीण से छोटा है।
तो सुधांशु जो है वो कोकिला से बड़ा है। कितना बड़ा है? मैंने कहा प्लस यूनिट, कुछ भी यूनिट बड़ा है। सुधांशु कोकिला से उतना ही बड़ा है जितना में प्रवीण से छोटा है। तो सुधांशु छोटा है कितना यूनिट? उतना ही यूनिट छोटा है किससे? प्रवीण से। ठीक है। नितिन आयु में कोकिला के बराबर है, तो कोकिला के बराबर है नितिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सही नहीं है उसको छांटना है। कोकिला प्रवीण से छोटी है, तो कोकिला जो है वो प्रवीण से छोटी है, निश्चित तौर पे छोटी है, ठीक है ये। नितिन प्रवीण से छोटा है, प्रवीण से छोटा है नितिन, बिल्कुल ठीक है। सुधांशु नितिन से बड़ा है, सुधांशु नितिन से बड़ा है, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा है। प्रवीण सबसे बड़ा नहीं है, प्रवीण तो इस हिसाब से सबसे बड़ा दिख रहा है, तो कह रहा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो एम क्या होता है? एम 13 होता है। पहले फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक आपको चेक करना है। तो एम होता है 13, तो 13 को लिखा है 9, यानी कि -4 करके लिख दिया। आई होता है आपका 9, तो 9 को 4 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, 5 इधर लिखा है। एस कितना होता है? 19 होता है। तो इसमें ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक तो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखें, 13 को 1 लिखा है, यानी कि 1 लिख दिया उसकी जगह, या -12 कर दिया। बट आई को 0 कैसे लिखोगे आप? ठीक है, तो ये तो नहीं दिख रहा मेरे को फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कोई लिंक। तो जब फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का लिंक नहीं दिखता, तो मैंने आपको बताया हमेशा पहले तो एक रैंडमली चेक करो आप। रैंडम मतलब किसी को भी कुछ भी तो नहीं लिख दिया, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करो। तो रैंडम अगर चेक करें तो कुछ भी कॉमन चीज़ आप देख लो इसमें, जैसे इसमें ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है। तो यहाँ पे ई को क्या लिखा है? 0 लिखा है। यहाँ पे ई को यहाँ पे भी 0 लिखा है, और यहाँ पे ई को यहाँ पे भी 0 लिखा है। इट मीन्स ये मैं समझ गया कि इसने क्या किया है, रैंडमली किसी की भी वैल्यू कुछ भी लिखी है। तो एम, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? MIST, MIST तो शुरुआत की एकदम एज इट इज़ दे रखा है, तो MIST क्या हो जाएगा? 9253, 92 खत्म, 9253, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, अरे वाह, ये सेम दो सवाल आ चुके हैं अभी तक बेरोजगारी के, अनएम्प्लॉयमेंट के। ये तीसरा सवाल है भाई आज के पेपर में अनएम्प्लॉयमेंट का। तो लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, टेक्स्ट बुक ने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है कहीं स्मॉक टेस्ट को मोदी जी ना देख ले, नहीं तो ये बंद हो जाएगा पे खैर ये मजाक था, इसको सीरियस ना ले। चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? चक्रीय बेरोजगारी अभी मैंने आपको समझाया था। चक्रीय बेरोजगारी वो होती है जिसमें जो मंदी के दौरान होती है ना, जो मंदी के दौरान होती है, प्लस जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में होती है। तो प्रचंड बेरोजगारी और दोनों तो अलग अलग है। व्यापार चक्र में मंदी के कारण ये होती है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्वैच्छिक बेरोजगारी जो खुद से बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी मतलब जो खुद से विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए, वो चाहते ही नहीं है कि वो काम करे। ठीक है, तो वो स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है 5 से 11। 1 से 4 आपका कौन सा है? स्टेट वाला है, भाग 1। 4 से, सॉरी 4 से कह रहा हूँ, 5 से 11 नागरिकता सिटीजनशिप, और 12 से 36 आपका फंडामेंटल राइट्स, और 35, सॉरी 12 से 35 और 36 से 51 आपका DPSP, और उसके बाद 51A आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये सारे पार्ट्स तो आपको याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से दो देश 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे? नो आइडिया। संस्कृति, पर्यटन और AI सहयोग। संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति मोस्टली हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? अगर धर्म के आधार पर देखें तो जापान में हो सकता है बौद्धिस्ट वगैरह का सीन, ऐसा कुछ। तो देखते हैं भाई, आइडिया नहीं है बट ऐसे गेस कर रहे हैं इसको। लेट्स सी। 20 घंटे में 288 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह यात्रा का आधा भाग इतने समय में तय करती है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने की गति ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इसने क्या किया, आधी दूरी, आधा यात्रा का आधा भाग उसने कितने में? 1/5 समय में, यानी 20 घंटे में चल सकता था, तो 20 का 1/5 कितना हो गया? 4 घंटे में।
तो 4 घंटे में उसने कितना चल लिया, आधा भाग। तो 144 आधा भाग हो गया, वो उसने 1/5 यानी 4 घंटे में ही चल दिया। वो कह रहा शेष दूरी, तो बची कितनी, आधी दूरी। शेष दूरी को शेष समय में, शेष समय कितना बचा, 16 घंटे बचा, तो इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है स्पीड। तो 16 निम्मा 144, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टक नियम की खोज किसने की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से किसने की। अष्टक का सुना सुना सा तो है, बट याद नहीं आ रहा, देखते हैं बाद में इसको। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि पर 3 वर्ष बाद का मिश्र धन इतना है। 3 वर्ष बाद, साधारण ब्याज में 3 वर्ष बाद 715 हो जाती है राशि, और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद, यानी इसके 5 वर्ष बाद, उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद मिश्र धन 990 हो गया। और राशि किस पे है, साधारण ब्याज पे है। तो पूछा गया धनराशि बतानी है। देखो यहाँ से यहाँ तक 5 साल का ब्याज ऐड हो गया, तो 990 रुपये बन गया। 715 अगस्त में घटाऊं मैं, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और ये 275 रुपये। यहाँ से यहाँ तक इसमें 275 रुपये ऐड हो गए। इट मीन्स कि 5 साल में 275 रुपये का ब्याज मिलता है, और साधारण ब्याज हमेशा हर साल सेम ही मिलता है, ठीक है। तो 5 साल में 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो भाई 1 साल में 55 रुपये का ब्याज मिल रहा था। तो अगर ये 3 साल में इतनी राशि हो गई, तो 3 साल में कितने का ब्याज मिला होगा, 55 1 साल में, तो 3 साल में 3 पंजे 15 और 1 16, 165 रुपये का ब्याज मिला होगा। राशि 715 हो गई है, 165 इसमें ब्याज है, तो ब्याज अगर हटा दूं तो मूलधन आ जाएगा मेरा। तो 5 6 में से गया 5, तो 550, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मित्र हैं, स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। पी किसी एक छोर पर बैठा है। 7 मित्र बैठे कैसे हैं भाई, गोलाकार है या कैसे बैठे हैं। स्टेडियम में बैठे हैं, बस ये बता दिया, और तो कुछ नहीं बताया। पी किसी एक छोर पर बैठा है, ठीक है, पी या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, टी क्यू और यू से परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करना है आपको। आर एस के निकटवर्ती दाएं, तो ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। एस जो है, एस के निकटवर्ती दाएं कौन बैठा है, आर बैठा है। आर एस के निकटवर्ती दाएं, और मैंने हमेशा आपको बताया जब यहाँ पे और लिखा हो तो ये फर्स्ट पर्सन की बात करता है, और यहाँ पे अगर जो लिखा होता, जो की लिखा होता, तो वो सेकंड पर्सन की बात करता है, ठीक है। तो और मतलब आर, आर क्यू के निकटवर्ती बाएं बैठा है, तो आर जो है वो क्यू के निकटवर्ती बाएं बैठा है, ठीक है। आर एस के निकटवर्ती दाएं और क्यू के निकटवर्ती बाएं बैठा है, ठीक है। यू पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो पी किसी एक छोर पे बैठा है। अगर पी के बाएं बैठा है यू, तो अगर इस छोर पे बैठा होता, तो इसके इधर तो कोई व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए था बाएं, तो यानी कि इस छोर पे नहीं बैठा। इसके बाएं अगर कोई व्यक्ति है, तो ये इस वाले छोर पे बैठा है, इधर की साइड, और इसके बाएं कौन है, यू है, ठीक है। यू जो है वो पी के बाएं से, अच्छा, दूसरे स्थान पर है। पी के बाएं से दूसरे स्थान, तो एक जगह छोड़ के यू यहाँ पर है, ठीक है। यू और पी के बीच में कौन बैठा है ये बताना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आ गए। तो ये छोर पर है, तो ये इधर होगा, यू ऐसे होगा मामला, ठीक है। टी क्यू, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए, 7 लेकिन हैं टोटल। टी क्यू और यू के बीच में बैठा है। क्यू और यू के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है, ठीक है। पूछा गया, अब हो गए 7। यू और पी के बीच में कौन बैठा है ये बताना। जो अभी तक नहीं बैठा वो यहाँ बैठा होगा, आर बैठ गया। ओ नहीं बैठा तो ओ बैठा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो अगेन हमेशा लास्ट के पेयर से आपको चेक करना है जी, एच आई प्लस टू, आई जे के, ई एफ जी, एच आई जे। तो +2 +2 है सब में, तो अब फर्स्ट वाले पेयर पे आ जाओ। तो सी डी ई एफ जी +4 ई एफ जी एच आई +4 ए बी सी डी ई +4 एफ जी एच। यहाँ पे +2 है पहले वाले पेयर में, बाकी सब में +4 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो 27, 27 में 41 तक जाने के लिए क्या होगा, +14, 30 40 13 और 1 14, और यहाँ पे भी +14 दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ भी +14 होना चाहिए, लेकिन 14 नहीं है, क्या है, 13 5 8 5 13। यहाँ पे तो 14 नहीं है, यहाँ पे 18 है। तो हो सकता है 14 14 18 18 ऐसे हो। तो जब यहाँ +18 हो गया, तो आगे भी +18 होना चाहिए।
+18 नहीं, 18+ बोलते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है। 8 2 10 और 11, 7 8 है 1 9। तो 91 होना चाहिए, और 91 ऑप्शन में भी है। अगर यहाँ पे 91 आता है इस हिसाब से कि +18 हो गया, तो 14 14 18 18, तो +4 का गैप है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 और 4 22, और 22 होना चाहिए। तो लेट्स सी, 91 के बाद 22 आता है क्या, 2 1 3 9 2 11, 113 आ रहा है क्या ऑप्शन में यहाँ। फिर से 22 आ रहा है क्या, 3 2 5 2 1 3, 135 आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी कि सेटिस्फाई कर गया कि 14 14 18 18 22 22 का गैप है। तो 91 और 113 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मच्छर लगने लगे यार, अभी तो मच्छर खत्म हो गए थे कुछ टाइम तक। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तराखंड चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता ना, उत्तराखंड। हिमाचल के नीचे, हाँ वो तो करता है, सॉरी सॉरी, ये तो करेगा। पश्चिम बंगाल तो ये ऐसे चला जाता है यहाँ से, तो शायद ये ना करता है। जम्मू कश्मीर करता है, सिक्किम भी करता है, तो ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंकड़ों की माध्यिका और परास का माध्य निकालना है, यानी कि पहले माध्यिका निकालो, फिर परास यानी कि रेंज, और इनका मीन यानी कि एवरेज निकालना है, ठीक है। तो माध्यिका आपको पता है सभी को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बीच वाली जो वैल्यू होती है उसको माध्यिका कहते हैं। तो गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, यानी कि सात सात ऐसे बांट दोगे आप, सात इधर सात इधर, तो इनके बीच का यानी कि 7th और 8th के बीच का जो होगा वो एवरेज, वो माध्यिका होगी, ठीक है। ठीक है, तो इसको अरेंज करो अब जल्दी जल्दी से। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, दो के अलावा कुछ और छोटा दिख रहा है, नहीं तो दो, दो एक की बार है ना, हाँ। उसके बाद क्या है, तीन, तीन यहाँ भी है, तो तीन आ गया 2 बार। उसके बाद चार कहाँ है, चार ये रहा, और कहीं है क्या चार, नहीं। पाँच है क्या, पाँच 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 पाँच, नहीं। छः, नहीं। सात ये रहा, और सात ये रहा, सात 2 बार है। उसके बाद आठ है क्या, आठ। नौ है क्या, नौ। तो सातवां और आठवां नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां और आठवां नंबर आ गया कितना, 8 और 9, तो इनके बीच में क्या आएगा, 8.5, तो ये आ गई अपनी माध्यिका। तो माध्यिका कितनी आ गई भाई, 8.5। अरे भाई, माध्यिका आ गई अपनी 8.5, ठीक है। 8.5 आ गई, प्लस रेंज, रेंज का मतलब होता है रेंज रोवर नहीं, रेंज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, 23, और लोअर लिमिट तो दो ही थी है ना, मैक्सिमम और तो कुछ नहीं, 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा। इसका माध्य यानी कि एवरेज निकालना है, तो दो से भाग करना पड़ेगा। तो दो एकम दो, दो चौक आठ, दो सत्ते 14, दो पंजे 10, तो 14.75, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी? पता नहीं यार, ये साइंस का वैसे भी है, मुझे तो आइडिया नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछा गया, पी से वी की तरफ जाना है, तो पी से क्यू जा सकते हो, जा सकते हो। क्यू से आर, आर से एस, एस से टी की तरफ नहीं जा सकते। वी कहाँ पे, वी यहाँ पे है। तो आर से वी की तरफ जा सकते हो, तो पहले आपको आर तक जाना है, तो पी से क्यू, क्यू से आर, आर से वी, तो जा सकते हो, ये तो ठीक है। अब आपको यू से एस तक जाना है, और ये डोर आपका छूटना नीचे नीचे, तो किस पे जाना है, अरे यार, यू से एस तक, तो यू से एस चलिए, यू से वी, डोर नहीं छूटा, ठीक है। अब वी से एस तक, तो वी से एस तक जाने का रास्ता है क्या, नहीं है, तो वी से एस तक नहीं जा सकते, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल ओनली फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी मेमोरी पर प्राइमरी मेमोरी डैश पर स्थित होती है, प्राइमरी मेमोरी, एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारी चीज़ें तो मदरबोर्ड पे होती है ना, आई थिंक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सब नदियों के बारे में, जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां थी, कल मैंने इसके बारे में डिटेल से इनकी लेंथ वेंथ सब बता दिया था मॉक टेस्ट में। तो गोदावरी, जिसकी लेंथ अप्रोक्स 1500 मीटर के आसपास है, 1500 किलोमीटर के आसपास है, वो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। इसको सरल कीजिए, इतना बड़ा है ये क्वेश्चन।
कोई नहीं, इक्वेशन है ना ये, सरल करना है इसको, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना, बस इसको जीरो नहीं बनाना तीनों को। तो मैं एक 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 मान लूँ तीनों को, बिल्कुल मान सकता हूँ। ये एक हो गया, प्लस एक का स्क्वायर एक, प्लस दो माइनस एक अपॉन में एक माइनस एक माइनस दो माइनस एक। तो ऊपर कितना आ गया, दो तीन चार, चार में से एक गया तीन, और नीचे कितना आ गया, इससे ये खत्म, नीचे माइनस का तीन, तो ये कितना आ जाएगा, एक अपॉन में माइनस का एक आना चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई कर लेते हैं यहाँ पे लगा लगा के, तो एक, इसको मिटा दूँ अभी यहाँ से, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्लस एक माइनस एक अपॉन में एक माइनस एक माइनस एक, तो दो माइनस एक आ गया, अपॉन में यहाँ पे कितना आ गया, एक माइनस दो माइनस का एक आ गया। लो, पहला वाला ही सेटिस्फाई कर गया, बाकी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, देख लो आप, देखो एक, ये कितना, एक प्लस एक तीन आ गया, नीचे कितना आ गया, एक दो में से एक गया एक, तीन बटा एक, सेटिस्फाई नहीं किया ना, इसको देख लो, एक माइनस एक अपॉन में एक प्लस एक माइनस एक, तो ये खत्म। तो यहाँ माइनस एक अपॉन में एक आएगा, देखो अंतर है, ऊपर माइनस एक नहीं आ रहा है, यहाँ नीचे माइनस एक आ रहा है, ठीक है। तो नीचे माइनस एक आना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते थे, आसान सा सवाल था, है ना, 30-40 सेकंड का सवाल था बस। डैश नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, पहले आया था, एक बार मैंने इसको गलत किया था, मैंने इसका चंबल लगा दिया था, गलत था ये सवाल, गलत आंसर था। टोंस इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना, मैंने गलत किया था, आपने अगर गलत किया तो आप भी याद रखना आप। बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगार, इतना मोह कैसे हो गया भाई बेरोजगारी से, और ये तो शायद पूछ लिया अभी पीछे, 3-4 सवाल तो ऑलरेडी पूछ लिए बेरोजगारी के। अभी एक और सवाल आ गया भाई, ये भाई सीरियस हो गए हैं भाई बेरोजगारी को लेकर। उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, के घटक कौन कौन से हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर तो देखी जाती है, और मृत्यु दर 5 से कम की आयु की ही देखी जानी चाहिए, ठीक है। गुणवत्ता समायोजित स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, ये भी सही है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष देखे जाते हैं, बिल्कुल सही। प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही, तो ये मेरे हिसाब से तो तीनों ही सही लग रहे हैं। अगर एक मैं हटा भी दूं कि मुझे 5 साल का आइडिया नहीं, तो दो और तीन का तो ऑप्शन ही नहीं है, इट मीन्स कि तीनों ही सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार आधे क्वेश्चन में ही बहुत सारा समय निकल गया, तेजी से चलते हैं अब, है ना, यानी कि आज का थोड़ा लेंदी सा पेपर है। एक चुनाव में मतदाता की सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं, ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला, तो कुल मतों की संख्या बतानी है। 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, 500 अवैध थे। अगर मैं मान लूँ कि 100% टोटल लोग थे, इसमें से 2% व्यक्तियों ने भाग ही नहीं लिया, तो 98% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। अब जिन लोगों ने वोट दिया उसमें से 500 तो अवैध थे, तो मैं इसमें से 500 घटा दूं तो मेरे को वैध मत मिल जाएंगे, क्या आ गए, लीगल वोट्स आ गए, ठीक है। पहले भी आते हैं मॉक में ये सवाल, आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए और बी चुनाव लड़ते हैं, तो ए को बी से 200 मत अधिक मिले। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाला, तो टोटल वोटर्स थे 100%। तो भाई ए को कितने परसेंट लोगों ने वोट दे दिया, 43% ने दे दिया, तो बी को कितने लोग वोट देंगे, इतने लोगों ने वोट दिया है, ये वैलिड वोट्स है। 43% ने इसको दिया है, तो माइनस कर लो 98% माइनस 500 माइनस 43%, तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 55%, 55 माइनस 500 ने किसको दिए, बी को वोट दिए, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो 200 दे रखा है, कि ए बी को 200 वोट से हरा देता है, तो ए बी को 200 वोट से हरा देता है, यानी कि बी को कम मिले होंगे वोट, इसको ज़्यादा मिले। इट मीन्स कि इसको यहाँ से हटा के एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, बी को कम वोट मिले, तो 43% माइनस 55% माइनस 500, ये ब्रैकेट में लिखो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 43% माइनस 55% प्लस 500 हो जाएगा, बराबर कितना है, 200 है ना, ठीक है। 200 वोट से हरा दिया ना, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से गए कितना बचा, तीन दो 12% बचा,
और ये 500 इधर गया तो माइनस का 500 हो जाएगा, माइनस का 500 में से 200 गया, माइनस का 300 बचा, यहाँ माइनस का 12 बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12% की वैल्यू 300 आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12×24, 12×5 = 60, तो 1% की वैल्यू 25 आ गई। पूछा गया कुल मतों की संख्या बतानी है, तो 1% की वैल्यू 100 है, सॉरी 1% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू 2500 हो जाएगी। 2500 तो इसमें आंसर ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, इसने बोला डाले गए कुल मतों की संख्या, तो 2% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, डाला ही नहीं है ना, भाग ही नहीं लिया। तो 98% की वैल्यू बतानी है, तो 1% की वैल्यू 25 है, तो 98% की कितनी हो जाएगी, 25×8 = 200, 25×9 = 225, 35 245, तो 2450 ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। अगर इसने ऑप्शन में 2500 दे दिया होता तो गलत हो जाता हमारा आंसर। 2500 रुपये की राशि का एक वर्ष में 4% ब्याज पर मिश्र धन क्या होगा जब निवेश चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब एक साल में 2 स्लॉट होंगे 6 6 महीने के, तो टाइम 2 साल हो गया। 4% के 2 2 स्लॉट हो जाएंगे, 2 2% के। ठीक है, तो 2500 रुपये पर पहले साल 2% का ब्याज मिला, तो कितना मिला, 50 रुपये का ब्याज मिला, तो राशि कितनी हो गई, 2550 हो गई। इस पर 2% मिला, तो कितना हो गया, 2×5 = 10, 5×5 = 25, 5×1 = 5, इस पे 51 रुपये का ब्याज मिला, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया, 101 मिल गया। तो 25 पे 101 का ब्याज 2601 रुपये की धनराशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थिति बढ़ती है, बढ़ती बेरोजगारी। भाई बेरोजगारी से बहुत मोह हो गया, 7 से 8 क्वेश्चन दिख गए मेरे को बेरोजगारी के, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 हो गए होंगे मैक्सिमम, मिनिमम शायद। खैर नंबर अलग हो सकता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन आ गए बेरोजगारी के लिए। बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से उत्पन्न होती है कौन सी स्थिति, जब बेरोजगारी बढ़ती है और मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, तो इसको कहते हैं आप स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमिक्स में आपने सब चीज़ें पढ़ी होंगी, इन्फ्लेशन, स्लैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF इतना है, संभावित युग्मों की संख्या बतानी है। तो आसान सा सवाल है, देखो दो संख्या होगा यानी कि A × B का मल्टीप्लीकेशन है 1500। आप सभी को पता है कि A × B बराबर होता है HCF × LCM, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 10 है। तो ऐसा करो आप, इसको HCF 10 दे रखा है आपको, तो संख्याएं देख लो आप। एक संख्या क्या होगी, 10x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या होगी, 10y हो जाएगी, है ना। जब आपको HCF दिया हो तो संख्याएं क्या होती हैं, 10x और 10y, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन आपको 1500 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ 100xy बराबर 1500, तो xy बराबर आ गया 15। तो इसके पेयर बताने हैं कि कितने पेयर ऐसे हैं जो x × y करके 15 बना देंगे। तो एक तो 1 × 15 और एक 15 × 1, एक 3 × 5 और एक 5 × 3। और कोई पेयर है क्या, और कोई नहीं, तो 4 पेयर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओवरऑल गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत का औसत मासिक महिला रोजगार 2020 की तुलना में %% अधिक था। करंट अफेयर का प्योर क्वेश्चन है, नहीं छेड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका और इसके बीच मध्यानुपाती बताना, तो मध्यानुपाती क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, B² बराबर AC होता है। बार बार आ रहा है सवाल, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, और आपको पता होगी। तो B निकालना है आपको, तो B² बराबर AC, तो A और C दे रखा है। मध्यानुपाती निकालना है यानी कि मध्यानुपाती नहीं दे रखा, B नहीं दे रखा, तो A × C यानी कि 4 × 6 - 3 √3। तो देखें कितना हो जाएगा, 6×24 -4 × 12 √3 प्लस 6×2 = 12 √3 माइनस 3×2 = 6 × 18 हो गया। तो प्लस माइनस खत्म, 24 में से 18 गया, कितना बचा, 18 20 6 26, 20 और 4 24, तो B² बराबर 6 आ गया, तो B आ गया √6, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर 6, ठीक है, सही 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो संख्याओं को परस्पर आपस में बदलना है, तो देख लो भाई बदल के, 20 और 40 को बदल दें, तो 25 × 7 प्लस 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4। देखो 25 7 175 प्लस 40, 4×5 = 20, 35 बचा, तो कितना हो जाएगा, 210 हो गया। बिल्कुल सही है, पहले ऑप्शन सही है, ऐसे ही होना चाहिए, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। बेरोजगारी में ओहो भाई साहब, बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। भाई बेरोजगारी के बहुत सारे सवाल हैं आज, कम से कम तो 10 तो होंगे, अभी आगे भी क्या पता हो एक आध दो। तो बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, तो बेरोजगारी में जब वृद्धि होती है
तो कब होती है? जब काम नहीं मिलता लोगों को, मंदी में काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छह मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज है भाई, और इसके चारों ओर कौन बैठे? छह मित्र। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो डी यहाँ बैठा है, तो ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो एक, दो, तीन, यहाँ ए बैठा है, ठीक है। डी बी के निकटतम दाएं स्थान पर बैठा है। तो डी बी के निकटतम दाएं, तो बी के निकटतम दाएं बैठा है डी, ठीक है। बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बी जो है वो ई के बाएं से दूसरे स्थान, तो ई यहाँ बैठा होगा, इसके बाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, ठीक है। सी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है वो एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो अगर एफ यहाँ बैठा होता तो सी यहाँ आना चाहिए था, नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ बैठा होगा तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर आ गया। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? बी है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि आंसर है बी, इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ये संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? देखो भाई, यूपीएससी का लेवल आ गया। बेशक से सवाल आसान है ये, बट अभी आपको पता होगा, मतलब कुछ बच्चों को पता होगा कि अभी जो 2025 का यूपीएससी का प्री हुआ था ना, उसमें सेम सवाल पूछा था कि भाग जो 20 है वो किससे संबंधित है। तो भाग 20 जो है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो अगर आपको पता है तो आप यूपीएससी के लिए बने हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई दो प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर का वर्ग 324 है। तो दो प्राकृत संख्याओं के बीच के अंतर का वर्ग कितना है? 324 है। इन दो दी गई संख्याओं का गुणनफल 144 है, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर बताना है, ठीक है। तो मैं इसको अगर यहीं से कर दूं, 18 हो जाएगा। एक्स एक्स माइनस वाई 18 हो गया, तो एक्स बराबर 18 प्लस वाई हो गया। तो 18 प्लस वाई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हम जाना नहीं चाहते। तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 324 है। तो एक्स वाई कितना दे रखा है आपको? 144। तो ये कितना हो जाएगा? 288। इधर आके 288 प्लस हो जाएगा। तो 8 4 12, 8 2 10 और 1 11, 3 4 5 और 1 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास 612 आ गया। तो क्या मैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 612 प्लस 2xy यानी कि 288। तो 8 2 10, 8 9 और 1 10, 6 7 8 9। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ गया? 900 आ गया। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 900 का अंडर रूट यानी 30 आ गया। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आया 900, तो एक्स प्लस वाई आ गया 30। एक्स प्लस वाई आपका 30 है, और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दे रखा है, तो रूट कर देंगे तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया? 48। तो x बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो x बराबर आ गया 24। पूछा क्या है? वर्गों के बीच धनात्मक अंतर। तो अगर x 24 है तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका 576 और 36, इनके बीच में अंतर कितना है? 4 540। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट से फर्स्ट देखो, KLMIGHI, तो +2 -2। N से NOPQRS, तो ये +5 हो गया भाई। वो चेक कर लेते हैं। ऐसे KLM तो RST, तो T सब में आ रहा है। उसके बाद -2 होगा तो कितना आ जाएगा? DEF, तो D आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन खत्म। उसके बाद NMNOPQRS, तो +5 करना है, तो BCDEFG, तो G आना चाहिए। ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना होगा? 10 प्लस कॉट, अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ, 10 कॉट, तो 1/10 हो जाएगा। कॉट 1/10 हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ क्या? 1/x बराबर 5। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बिल्कुल सही भाई, बहुत सही। एक्स प्लस 1/x यानी कि कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। तो इसको एक्स प्लस 1/x अगर मैं देखूँ तो 5 है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर -2, तो ये 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 10 स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, तो आसान हो गया। तो 2 × 10 60 कितना होता है? √3। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6, 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
पी फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखें। PQR+2। L से C का लिंक है क्या? नहीं। काफी लेंदी हो जाएगा ना, काफी बड़ा गैप हो जाएगा, तो फिर फर्स्ट से लास्ट जाओ। NOP, यहाँ से +2 हो रहा है ऐसे करके। JKL+2YZA LMNCDE, तो ये सब +2 चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? KLM, तो K आ गया, तो ये दो ऑप्शन खत्म। अब देखो यहीं से चेक कर लो आप, है ना, अलग अलग है। तो O में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? MNO, तो M आ जाएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, -2 कर रहा है ना सब में, -2 चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो संयोजन के बारे में, केवल दो उत्पाद बनते हैं, केवल दो तत्व अभिक्रिया करके उत्पाद देते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद बनता है। संयोजन तो यही तो होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना। तो आई थिंक C होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है? संबंधित नहीं है, कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है? तो गलत बताना है। तो EFGH, तो यहाँ पे I आना चाहिए था भाई, +1 हो रहा है ना सब में, EFGHI, तो J इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? वैसे भी साउथ के मोस्टली मंदिर शिव जी को ही समर्पित है, मोस्टली, ज्यादातर नहीं, मतलब सारे नहीं, मोस्टली। ठीक है, तो शिव जी के लिए तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर काफी फेमस है, बहुत बार सवाल आया हुआ तंजौर वृहदेश्वर से। ठीक है, दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली को पहली बार त्रिपुरा में कहाँ दर्ज किया गया था? त्रिपुरा में पहली बार कहाँ दर्ज किया गया था? डंपा तो उसमें है मिजोरम में, तो त्रिपुरा में तो नहीं है। काचिन कहाँ पे है? सिपाही जाला कहाँ पे है? नेओरा, नेओरा, आई थिंक नेओरा शायद त्रिपुरा में है ना, शायद, आई थिंक इसके साथ जाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया है? नवीनतम तत्व कौन सा है? सबसे मेन एलिमेंट तो उन्होंने बताया था आपका DPSP को। नवीनतम तत्व किसको बताया होगा? अगर इसको हम इंग्लिश में अनुवाद करें इसका, तो क्या दिया हुआ है? नोवेल फीचर। नोवेल तो आई थिंक, नोवेल फीचर तो भाई फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। बिल्कुल सही, इससे ज़्यादा नोवेल क्या ही हो सकता है? एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों किनारों पर इतने 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 की गति से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, वर्गाकार है, तो आप क्या करो, ये वर्गाकार है ना, तो चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों पे अलग अलग स्पीड से उड़ता है, तो औसत गति बतानी है। तो औसत गति आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम होता है। तो इसकी एक साइड को आप कुछ भी मान लो, आप कुछ भी कैसे मानोगे, इसका एलसीएम ले लो आप, तो आसानी रहेगी, है ना। जब एलसीएम ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं आएगी वैल्यू। तो मैं देखता हूँ एलसीएम कितना आएगा, 15, 30, 45 और 60। तो मैंने 60 लिखा, तो 15×4 = 60, 15 × 3 = 45, तो 3 और आना चाहिए इसमें, 30, तो 15 × 3 इसमें 5 है ना, 30 मेरे को चाहिए, तो 10 इसमें है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, हो जाएगा 15 इसमें ऑलरेडी, तो 180 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। 180 तब हुआ जब मैंने इसमें से एक एक जीरो हटा दी, तो 1800 इसका एलसीएम हो गया सबका। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसकी एक साइड 1800 है, तो सारी साइड 1800 हो गई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सारी साइड 1800 है, तो चार साइड कितनी होगी? 7200 की। तो टोटल डिस्टेंस इतना है, टोटल टाइम कितना लगेगा ये देख लो। 1800 को पहले 150 की स्पीड से चलेंगे, तो कितना आएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 12 घंटे लगेंगे। फिर 1800 को 300 की स्पीड से चलना है, तो 6 घंटे लगेंगे। फिर 1800 को 450 की स्पीड से चलना है, तो 45 दूनी, तो 45 चौका हो जाएगा। फिर 6×3 = 18, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 6 = 18, 20, 22 और 3 = 25, है ना। 18, 20 और 5 = 25। ठीक है, 25 दूनी 50, तो ये 22 बचा, तो 25 निम्मा नहीं हो सकता, 25 अट्ठे 200 हो गया, 20 बचा, 25 अट्ठे 200 हो गया, तो 288, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार काफी कम टाइम है, थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। ठीक है, जल से भरे
बेलन की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी है, यदि x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 गोलाकार बेलन, गोलाकार गेंद बेलन के अंदर इस प्रकार गिराई जाती है कि बेलन में केवल इतने सेंटीमीटर क्यूब जल रहता है, जबकि शेष बह जाता है, तो x का मान बताना है। देखो एक बेलन है जो कि पानी से भरा हुआ है, इसमें हमने x सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 10 गेंदें डाल दी है ना। तो जब गेंदें डालेंगे तो उसमें से कुछ पानी निकल जाएगा और उसके बाद इतना पानी बचेगा। तो मैं कहूँ कि जो उसका आयतन है टोटल, उसमें पानी कितना है, तो पाई आर स्क्वायर एच पानी है इसके अंदर, बेलन के अंदर। इसमें से अगर मैं 10 गेंदों का आयतन माइनस कर दूँ, 10 गेंदों का आयतन माइनस कर दूँ, तो वो गेंद का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। ये अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बचा कितना, क्योंकि जब गेंदों को पानी में डालेंगे तो वो उतना ही पानी बाहर करेगी जितना गेंदों का आयतन होगा, जितना गेंदें आयतन घेरेंगी। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 20768। ठीक है, ये बोला ना इसने, ठीक है। पाई बराबर 3 क्यों दिया है भाई इसने, पाई बराबर 3.14 होगा शायद इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश में भी यही है, तो शायद पाई को 3 ही लिखना हो। एक बार लिख के चेक कर लेते हैं ना, 3 इंटू आर स्क्वायर कितना है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 18 इंटू 18 इंटू 24, ठीक है, माइनस 10 इंटू 4 बटा, पाई से पाई 3 से 3 कट गया, इंटू में आर की क्यूब, आर एक्स है, ठीक है, बराबर ये हो गया 40 आर की क्यूब। इसको 24 दिया 72 और 18 का 324, तो 72 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, 324 4 दूनी 8 दूनी 4 3 दूनी 6, 7 चौक 28, 16 की सॉरी 22, तो कितना हो जाएगा 8, 8 4 12, 6 6 12 और 1 13, 2 1 3, 2 3 3 2 8, 2 3 3 2 8, ये हो गया। यहाँ पे माइनस का 40 आर की क्यूब बचा, इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 20 768 जीरो, 12 में से 6 गया 6, और 14 में 7 गया 7, तो जगह 2, तो 2760, ठीक है। ये बचा 40 आर की क्यूब, तो 40 नीचे आ गया इसके, तो 4 6 24, 4 4 6 24, 4 36, तो आर की क्यूब ये आ रहा है, 4 36 आर की क्यूब, ये कैसे आ सकता है भाई। 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, अच्छा 12 में से 7 गया 5 बचेगा यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 5 बचेगा, 2 यहाँ बचेगा, ठीक है। तो 2 और 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 6 24, 4 चौक 16, 64 आ गया। आर की क्यूब अगर 64 है तो आर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही पूछा है कि क्यूब कितनी हो जाएगी, सॉरी रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बहुत कम टाइम है, थोड़ा तेजी से चलते हैं ना। 4 पेशेवर हैं, ये सब उत्तर दिशा की तरफ पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक अपने कार्यालय के लिए अलग अलग माध्यम, ये सब ठीक है। बी बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो दायां बायां, बाएं से दूसरे स्थान 1 2, बी बैठा है और स्कूटर का उपयोग करता है, ये स्कूटर का उपयोग करता है, ठीक है। बी के पड़ोसी कार और बाइक का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो भी दोनों है ये कार और बाइक का उपयोग करते हैं। डी मेट्रो का उपयोग करता है, 4 लोग हैं ना टोटल, तो डी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों तो कार और उसका यूज़ कर रहे हैं बाइक का, और ये स्कूटर है, तो ये किस पे, मेट्रो पे, ठीक है। डी मेट्रो का उपयोग करता है। ए मेट्रो का उपयोग करने वाले व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, यहाँ पे ए बैठा है और कार का उपयोग नहीं करता है, तो ये बाइक का उपयोग कर रहा होगा, कार का नहीं कर रहा है, तो ठीक है। और ये कार का उपयोग कर रहा होगा, तो पूछा गया इसने मेट्रो का उपयोग करने वाले व्यक्ति के बाएं से अगले स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं से अगले स्थान पे बी बैठा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस प्रकार की बेरोजगारी भारत में तो फिर से बेरोजगारी आ गया भाई, भारत के विकास के लिए गंभीर खतरा है, किस प्रकार की बेरोजगारी, ये भाई ये सबसे बड़ी बेरोजगारी जो है ये खतरा है, क्योंकि शिक्षित लोग अगर बेरोजगार होंगे तो क्राइम भी बढ़ेगा और बाकी चीज़ें तो होंगी होंगी। 8वीं शताब्दी के मध्य हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किसने किया था, नो आइडिया यार, टाइम भी कम है ना, थोड़ा तेजी से चलेंगे, तो इसको सी के साथ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार के लिए ये सब सम्मानित किया गया, नो आइडिया, करंट अफेयर का, तो इसमें ऑप्शन पे ही क्या जाओगे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले राजा और किरण की आयु का अनुपात, राजा रेशो किरण की आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले है 7:5 था, वर्तमान से 6 वर्ष बाद 9:7 है, तो गैप कितना है, 2 का, यहाँ पे 2 का है, तो सही है रेशियो, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, ये 2 का गैप किसके बराबर है, 6 और 2 8 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। तो पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, इसकी क्या हो जाएगी 4 7 28, ये 2 साल पहले की है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी
30 और इनकी 22। पूछा गया औसत आयु बतानी है। 20 और 2 22, और ये कितना हो जाएगा? 52/2 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुवा डिजिटल एड्रेस डीपीआई के नीति दस्तावेजीकरण के जारी होने से संबंधित प्रश्न है। ध्रुव का फुल फॉर्म बताना है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। डिजिटल हब फॉर रिसर्च एंड यूनिफाइड वैल्यू, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल एड्रेस, डाटा हैंडलिंग एंड रीजनल यूनिफाइड डिजिटल। में कुछ आइडिया नहीं है, इसको भी स्किप करते हैं ना, टाइम कम है, आगे बढ़ो जल्दी से। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार वृत्त को आकृति में व्यवस्थित किया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो 1 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो 4 इसकी क्या हो गई? ये वर्ग है ना, तो ये 4 क्या हो गई? इसकी भुजा हो गई, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने बी को 2600 रुपये, 26,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। उसे दोनों को मिलाकर इतने रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर बतानी है। साधारण ब्याज है ना, तो 26,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए, सी को 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए दिए। रेट क्या है? मतलब रेट दोनों तरफ सेम था, ठीक है। तो 26,000 रेट अगर आप आर ही मान लो, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 2 × 2 आर, तो इसका 2 आर% है ना। 1%, मतलब 1 साल के लिए R% था, 2 साल के लिए 2 R% हो गया, मिलाकर मिल रहा है ना। तो प्लस 15,000 पर 4 वर्ष के लिए, तो 4 R%, मिलाकर इसको मिल रहा है 8960। देखो, 2 से ये 2 0 खत्म, 26 दूनी 52, 200 520, प्लस ये खत्म, 15 चौका 60, R बराबर 8960। तो ये कितना हो गया? 580। तो R बराबर हो जाएगा 580, इसके इसमें गया, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? सही है ना? सब कुछ सही किया है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है? कट नहीं रहा ना ये? 26,000 रुपये का 2 वर्ष का, ठीक है। 15, ओ शिट, 15,000 है ये। तो 15 चौका 60, 600 हो जाएगा ये। 6×5 1120 हो जाएगा। अब कटेगा क्या? 1120 ये खत्म, 100 800 12 96, तो 8 आ जाएगा। तो R बराबर आ गई 8%। खत्म काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, आर्टिकल 148, याद रखना है ये चीज़ें। खातों की, किसके खातों की जांच करता है? केवल राज्य सरकार नहीं, ना तो राज्य सर, ये तो हो ही नहीं सकता। राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जांच करता है ये कैग, ठीक है। आसान सा प्रश्न। 6 मित्रमय सीधी क्षैतिज रेखा उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। डी ए और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है। ए ई के निकटतम दाएं बैठा है, तो ए जो है वो ई के निकटतम दाएं बैठा है, ई के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। तो ई के संबंध में और कुछ है क्या? ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। डी ए और एफ के बीच में बैठा है, तो ए और एफ के बीच में अगर एफ यहाँ होता तो डी नहीं होता, तो एफ यहाँ पे है, डी यहाँ हो गया, ठीक है। ई और सी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, टोटल 6 हैं, तो यहाँ पे तो 4 नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ होंगे ई और सी के बीच में, ठीक है। पूछा गया एफ के निकटतम दाएं, यहाँ पे कौन बैठा है? जो अभी तक नहीं बैठा, सी बैठ गया, डी बैठ गया, बी नहीं बैठा, तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आंसर है बी, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तेजी से करना पड़ेगा हमें। क्या बोला? डी ए से किस प्रकार संबंधित है? ए और डी, ए प्लस बी का मतलब है बी ए का पिता है, तो ए प्लस बी का मतलब बी पिता है किसका? ए का, ठीक है। बी माइनस सी का मतलब है बी ए की माँ है, तो बी यहाँ पे कौन है? सी, तो सी बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है? सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बी ए का पति है, तो डी जो है वो सी का पति है, तो डी जो है ये पति हो गया सी का। डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए के पिता, तो पिता के पिता, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। 240 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है, तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो इतना दे रखा है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नया रेशियो मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा? अच्छा, टोटल यूनिट दे रखी है ना, तो निकाल दो इसको। ये टोटल कितना हो गया? 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू 240 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 18, 6 12 13, और 17 छिक्का 102। तो एक्चुअल में अल्कोहल इतना यूनिट है, वाटर इतना यूनिट है एक्चुअल में। अब इसमें क्या कर रहा है? 8 लीटर वाटर मिला दिया, तो 110 हो गया, ये 138 ही है, तो कितना हो जाएगा? 2
6 12 2 में 18 2 5 10 2 5 10 और कट रहा है क्या 69 और 55। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी कोण बी 90 डिग्री का है, तो ये ऐसे करके है, और बी जो है वो 90 डिग्री का है बी। तो ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। बी से ए सी पर लंब की लंबाई, बी से ए सी पर लंब, तो ये ऐसे करके इस पर लंब डाला गया कि लंबाई पी है। यदि बी सी बराबर 10 ए सी बराबर 12 तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है 144 बराबर 100 माइनस ए बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए बी स्क्वायर। तो इधर जाएगा 44 हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 44। तो ए बी हो गया √44 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी अगर मैं इसको लंब देख रहा हूँ तो आसान हो जाएगा भाई। देखो यहाँ से अगर मैं इसको इस लंब को ए बी को मानकर एरिया निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 लंब गुणा में आधार। सेम एरिया इसको भी मान के निकाल सकता हूँ मैं, तो इसको अगर मैं मानता हूँ बेस 12 हो जाएगा और इंटू में लंब कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। तो काटो 2 6 12 2 पंजे 10। तो ये कितना हो जाएगा हम्म अच्छा 44 को आप कन्वर्ट कर दो इसमें, क्योंकि √11 भी दे रखा है ना, तो 4 × 11 कर देंगे तो 2 √11 हो जाएगा ना। 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसको 2 √11 लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ 5 है तो 10 √11 अपॉन में 6। ये हो गया 5 दूनी 10 √11 अपॉन में 6, 2 3 6 2 5 10, 5 √11 अपॉन में 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एस एक्सेल में सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्लियर, क्लीन, रिप्लेस, ट्रिम। हटाना है तो क्लियर ही किया जाएगा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे। ए और बी ने व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन का निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा इतना है, कुल लाभ में से 15% तो दान दे दिया, तो उसके पास केवल 85% बचा जो भी लाभ था। उस 85% का यानी कि एक्स का जो 85% है, इसका ए का हिस्सा कितना है इतना, तो ए को कितना मिला होगा जिस रेशो में इन्वेस्ट किया होगा, तो 7/12 मिला होगा। तो एक्स का 85% बचा, इसका ए को कितना मिला 7/12, कितना दे रखा है 5950। तो इसको इधर ले जाओ, 1200 अपॉन में ये आ गया 85 इंटू में 7। तो किससे काटें 17 से कट रहा है क्या 17 पंजे 85, 17 चौका 8, 17 दूनी 17 तिया 51, और कितना बचा 8 17 मुझे 85, ठीक है। 5 7 35, 7 से कट गया एक बार में, तो 12,000 पूछा गया कुल लाभ, तो एक्स था यानी कि 12,000 था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 2 के ठीक बाद विषम संख्या कितनी बार आती है? 2 के ठीक बाद विषम संख्या 1 2 3 4, तो 4 पेयर दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 पुरुषों की पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति, एक जिसका वजन 70 किलोग्राम है, को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो जो 70 वाला है वो गया, और यहाँ पे कोई एक नया व्यक्ति आया, वो इतना कम लेके आया कि सब में से 2 2 कम करना पड़ा। लोग कितने थे 15 थे, तो सब में से 2 2 कम यानी कि 30 कम करना पड़ा। वो 30 इसको देना पड़ा होगा, मतलब ये 30 कम लेके आया होगा, जब भी तो सबका 2 2 कम हो गया। समझ पा रहे हो, 15 व्यक्तियों में सब में 2 2 कम किया यानी कि 30 कम कर दिया। तो जो नया व्यक्ति आया अगर वो 70 ही लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो 30 कम लेके आया, तो यानी कि वो 40 लेके आया। नया व्यक्ति कितना था 40। एक्स से वाई का अनुपात वाई से एक्स के अनुपात से 25 गुना है। एक्स से वाई का अनुपात वाई से एक्स के अनुपात का 25 गुना है। तो एक्स अपॉन वाई बराबर वाई अपॉन में एक्स इंटू 25, ठीक है। ठीक है, ये इधर गया, ये नीचे आ गया, तो ये आ गया x² अपॉन में y² बराबर 25/1। तो ये आ गया 5/1। तो x रेशियो y कितना आ गया 5/1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आम केले हैं तो कुछ आम केले हैं, कुछ केले सेब हैं तो कुछ केले सेब हैं, कुछ सेब के आम होने की संभावना है, कुछ सेब के आम होने की संभावना है। क्या संभावना हो सकती है, संभावना में कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि परफेक्टली पता ना हो कि नहीं है, कंफर्म ना हो। कोई सेब आम नहीं है, देखो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जैसे मुझे नेगेटिव दिखाई देता है सबसे पहले मैं यही नज़र मारता हूँ कि ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता।
तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है कि बताना है डी से बी, तो बी सी डी -2, बी से एक्स तो डी बी एक्स आर जे, तो ये कितना -2, 25 26 -4 -6 -8, 2 4 6 8 -10, तो 10 में से 10 गया, जेड 26 बचेगा। ठीक है, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए दो पाइप ए और बी को एक साथ चलाना पड़ता है, तो ए प्लस बी एक साथ 4 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए को टंकी पूरा भरने में बी से 6 मिनट कम समय लगता है, तो अगर बी को एक्स समय लगता है तो ए को इससे 6 मिनट कम लगता है। ठीक है, तो बी को टंकी पूरा भरने में कितना समय लगता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो ना, खत्म काम, ऑप्शन से पुट करके देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे 12 रखा, अगर एक्स को 12 रख दिया यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये 12, तो मिलके कितने दिन में काम कर देंगे? 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, खत्म काम। अगर मैं 12 रख रहा हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 4 दिन में मिलके दोनों काम करेंगे, है ना। अगर 20 रखोगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। देखो 20 में से 6 गया 14, ये 20, तो कितना हो गया एलसीएम? 10 70 हो गया, हाँ सॉरी 140 हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया 7 और ये 10, तो 17 से डिवाइड करोगे 4 आ रहा है क्या? नहीं, तो सेटिस्फाई कर गया, पहली ऑप्शन, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हवाई जहाज जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 पीएम पर उड़ान भरता है। जमीन एक बिंदु से जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई पर है, 1 पीएम पर उड़ान भरता है। जमीन पर हवाई जहाज के ठीक नीचे बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु है से 20√3 मीटर दूर, इससे 20√3 मीटर दूर एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना होगा? 1/√3 कितना होता है? 30 डिग्री होता है, 10 30, सिंपल। भाई लंब बटा आधार दे रखा है आपको 20/20√3, तो 1/√3, तो 10 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कितने एंगल बनेगा बताओ, आसान सा सवाल है। अंकित को याद है कि उसका जन्मदिन 8 अगस्त के बाद लेकिन 12 अगस्त से पहले है, तो 8 के बाद और 12 से पहले है, तो इनके बीच में होगा। ठीक है, उसकी माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 5 के बाद, तो 5 के बाद और 10 से पहले है। तो देखो पहली बात तो 8 के बाद है, तो 8 के तो बाद होगा, 10 से पहले यानी कि 9 को है, सिंपल। पूछा क्या इसने, किस दिन उसका जन्मदिन है? लो, आसान सा सवाल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर जल में नाव की गति इतनी और धारा की गति इतनी है, यानी कि ये नाव की गति x बराबर आपको 8 दे रखी है, y बराबर 2 दे रखी है। एक आदमी नाव से 90 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है और वापस आता है। दोनों तरफ यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय, जब जाएगा तो x+y के साथ जाएगा, वापस आएगा तो x-y के साथ जाएगा। तो समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 90 का डिस्टेंस जाता है x+y से, तो कितना है x+y कितना है? 10। जब वो आता है x-y से तो 6, तो यहाँ 9 घंटे, यहाँ प्लस 15 छिक्का 90, 15 घंटे, टोटल मिलके कितना घंटा लग गया उसको? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी की ओर संकेत करते हुए नलिनी कहती है कि मैं उनके दादाजी यानी कि गोपी के दादाजी यानी उनके पिताजी के पिताजी दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री हूँ, तो इनकी बहन हो गई नलिनी, है ना, पुत्र की पुत्री है वो। मैं उनके दादाजी के पुत्र की पुत्री हूँ, ठीक है। तो इससे क्या संबंध है? नलिनी का पूछ रहा होगा 100%। नलिनी गोपी से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन है उनकी, सिंपल। ये भी कोई सवाल है? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत प्रतिवर्ष 30 मई को क्या मनाता है? 30 मई को हिंदी दिवस तो नहीं मनाते भाई, है ना, सितंबर में। पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस, भाषा दिवस, तो भाषा भी आई थिंक नहीं होना चाहिए, तो सी के साथ जाते हैं ना, लेट्स सी, लेट्स सी। एक मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसका मूल्य इतना हो जाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बताना है। देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो इतने रुपए में मैंने बेचा, तो ये अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद है, यानी कि 90% की वैल्यू है, सिंपल बात। तो 100% अंकित मूल्य निकाल लेता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 22,500। ये क्या है? अंकित मूल्य आ गया मेरा। अगर मैं इस पूरे अंकित मूल्य पर ही बेचता, कोई छूट नहीं देता, तो 20% का लाभ होता। तो 20% मतलब 20% का लाभ होता है, यानी कि ये चीज़ मेरे को पूरा 120% की वैल्यू दे रखी है। इस पर बेचूंगा तो 20% का लाभ इसमें इंक्लूडेड है, तो 120% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 20
ऐसे मत काटो, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे काट दो आप। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 10 बचा, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 5 4 9 बचा 90। तो 12 6 72, 12 7 84, 12 पंजे 60, 18 75। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अरे दादा, सिंप्लीफिकेशन का सवाल दे रखा है, करते हैं इसको, है ना। 11 66 और 66 और 4 70 और 3 73 बटे 11 अपॉन में 72 और 1 73 बटे 8। ठीक है, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 11 नीचे आ जाएगा, तो ये 73 से 73 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 8 बटे 11। ठीक है, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 8 40 और 5 45 बटे 8, 6 सत्ते 42, 13 चलिए 45 बटे 7। तो अगेन ये 7 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 45 से 45 कट जाएगा, तो 7 बटा 8। ठीक है, 8 से 8 खत्म, यहाँ पे कितना बच गया, 7 बटे 11। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले इंटू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो 11 दूनी 22 और 3 25 बटा 11 प्लस 13 बटा 22। तो इंटू टू करूँगा तो 50 बटा 22 हो जाएगा, इंटू 13 बटा 22 तो कितना, सॉरी प्लस 63 बटा 22 हो गया ये। ठीक है, 63 बटा 22, और बाहर क्या है, 8 बटा 9। यहाँ पे ऑफ है, लेकिन पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ऐसे कर देंगे, तो 9 सत्ते 63, 28 बटे 11। ठीक है, तो 9 बटा 5 इंटू में 28 बटे 11, तो 28 निम्मा कितना हो जाएगा, तो 72 9 दूनी 18 19 20 और 5 25 बटे में 55। तो 55 बटे में 252 आ गया, तो 5 बार में गया, 7 या 21 7 छिंग 42, 5 बटा 36। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। बट आई थिंक यहाँ पे ये गलत ना हुआ हो कि पहले इसको करना हो। चलो टाइम भी ख़त्म हो गया ना, देख लेंगे जो भी रहेगा। आज का थोड़ा सा लेंदी था पेपर, आज मुझे लगा कि पेपर का लेवल अच्छा था, बहुत बढ़िया लेवल मुझे लगा आज पर्सनली, क्योंकि लेंदी था थोड़ा पेपर, है ना, लास्ट में थोड़ा सा खींचा ना होता तो टाइम नहीं बचता, है ना। अभी भी हमने 93 केवल अटेम्प्ट किए हैं, और 7 नहीं किए, मतलब 7 छोड़ दिए ना, स्किप कर दिए, जिसमें से मोस्टली जीके जीएस करंट अफेयर या फिर साइंस वगैरह का कोई क्वेश्चन होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ शिट भाई, 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं आज, 81 करेक्ट हुए हैं और 77 मार्क्स ओनली। तो ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है भाई, 12 क्वेश्चन गलत होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, 12 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो भाई आज का मॉक का कोई मतलब नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बट 12 क्वेश्चंस गलत होना बहुत ज़्यादा शॉकिंग। क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें मोस्टली मुझे अब जीके जीएस के भी गलत हुए होंगे, तो कितने गलत हुए होंगे, 7 8 गलत हुए होंगे। तो यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अब इसका जो डिटेल एनालिसिस कब आएगा, कल आ जाएगा, एक नहीं मतलब आज ही आ जाएगा रात को। तो अभी जब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो जस्ट शाम को जब भी इसका एनालिसिस आएगा रात को, तो तभी मैं इसका जो भी क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, देखना तो पड़ेगा ही, तो उसको उसका डिटेल मतलब डिटेल सॉल्यूशन कह रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस डाल दूंगा उसका, कि भाई हमारे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका सही आंसर क्या है, और जो हमने स्किप किया उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं, 12 क्वेश्चन गलत होने का कोई भी तुक होना नहीं चाहिए। खैर, बट हाँ अब चलो जो भी है, अब जैसे भी रहा, बहुत बेकार रहा। अभी न्यू इंटरफेस का जो इंटरफेस, नया इंटरफेस है ना, इस पर बेस्ड एक और मॉक टेस्ट चल रहा है। तो अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, फिर इसको एडिट करके डाल देंगे, और नए इंटरफेस का जो अभी मॉक टेस्ट चल रहा है उस मॉक टेस्ट को लगाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपको शाम को 5 बजे तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी मन उदास है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, देखेंगे गलतियाँ कहाँ पे रही, क्या चीज़ें गलत हुई। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।